Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. अशराज एकेडमी एक क्वालिटी एजुकेशन पोर्टल है जहां पे आप जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आप उस पर कंप्लीटली रिलाय कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, राइट, बिना किसी संकोच के आप इस पोर्टल पे रिलाय कर सकते हैं। आज हम लोग सॉलिड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सॉलिड एंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप 90% जो अदर्स ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ाना थोड़ा, इसकी विजुअलाइजेशन दिलाना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सॉलिड एंगल्स के बारे में अच्छे से बता दूं। सॉलिड एंगल्स की जानकारी लिए बिना गॉस लॉ नहीं पढ़ा जा सकता। गॉस लॉ का जो प्रूफ आता है वो बिना सॉलिड एंगल्स के, सॉलिड एंगल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के गॉस लॉ को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो पहले मैं सॉलिड एंगल्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं गॉस लॉ चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा 9th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। ठीक है, पहले 8th लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 जो कंप्लीट किया 12th क्लास का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स फोर्स, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं आप उस चैप्टर को। तो उसको हम लोगों ने पहले टॉपिक में कंप्लीट किया। और जो दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही पार्ट हैं, वो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले आप लोगों को सॉलिड एंगल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आपको सॉलिड एंगल्स नहीं पता है तो आप गॉस लॉ में बस रटेंगे चीजों को। ठीक है, आप सारी चीजों को बस रटते जाएंगे और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़िए और ये जो टॉपिक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सॉलिड एंगल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉलिड एंगल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नीचे मेरा टेलीग्राम का एक लिंक है, टेलीग्राम पेज का, अशराज IIT JEE नाम से, राइट, उस टेलीग्राम जो पोर्टल है, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है मेरा अशराज IIT JEE का, वहां पे आप कोई भी डाउट, फिजिक्स के कोई भी डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा विद सॉल्यूशन। तो आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को एक रिलायबल सॉल्यूशन मिलेगा कि इस सॉल्यूशन पे आप भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। जरूर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मेरे अशराज IIT JEE का जो टेलीग्राम ग्रुप है, और वहां पे अपने सॉल्यूशन पोस्ट कीजिए, राइट। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी में कर सकते हैं, ashrajacademy@gmail.com पे। ठीक है, तो ये बात थी, एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सॉलिड एंगल्स। देखिए, हम लोगों को सॉलिड एंगल्स पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे दो चीजें डिवाइड किया हूँ। एक तो प्लेन एंगल जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, जो एक प्लेन में सबटेंड होता है, राइट, वो प्लेन एंगल हमेशा एक प्लेन में सबटेंड होता है। और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल से इसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को सॉलिड एंगल की फील आएगी। ठीक है, तो आज तक हम जो भी एंगल्स पढ़ते थे वो एक प्लेन एंगल्स हुआ करते थे, राइट, वो हमेशा एक प्लेन में बनाते थे हम लोग, राइट। दो लाइंस के बीच में एक स्पेस होता था जिसको हम लोग एक एंगल बोलते थे, उन दो लाइन के बीच में। सॉलिड एंगल इसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। सॉलिड एंगल इज अ 3D एंगल, राइट। ये आप 3 डायमेंशनल स्पेस में ये एंगल सबटेंड होता है और बिना दो लाइन की, दो लाइन इसमें नहीं होती, इसमें बहुत सारी लाइंस होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल्स लाइन। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप समझिए कि इट इज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल्स लाइन, बहुत सारी लाइंस की जरूरत करके, बहुत सारी लाइंस का यूज करके हम लोग सॉलिड एंगल्स को बनाते हैं। इन लाइंस को, जिन लाइन की मदद से सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, इनको मैं जनरेटर्स बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही सॉलिड एंगल्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, और ये सॉलिड एंगल किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे प्लेन एंगल सबटेंड होता था किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो किसी पॉइंट के अबाउट सबटेंड होता है। और उस पॉइंट के अबाउट जो बहुत सारी लाइंस निकलती हैं जो सॉलिड एंगल को फॉर्म करती है, उसको मैं जनरेटर्स बोलता हूँ। ठीक है क्या? अब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल सबटेंड कैसे होता है, कौन सबटेंड करता है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो प्लेन एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए, प्लेन एंगल आप लोगों को पता है, प्लेन एंगल इज सबटेंडेड बाय एनी लाइन एट एनी पॉइंट O। ठीक है, जैसे कोई भी आप लाइन उठा के ले लीजिए, सपोज ये लाइन हो गया, ये कर्व हो गया, किसी पॉइंट O पे ये सबटेंड होता है कि इस लाइन का एंगल कितना है, इस लाइन का एंगल कितना है। इस तरह से तो आप सबटेंड करते हैं प्लेन एंगल को, राइट। ये एंगल को आप थीटा बोल सकते हैं, इस एंगल को आप अल्फा बोल सकते हैं। तो प्लेन एंगल आप लोगों को पता है सबटेंडेड बाय एनी लाइन एट एनी पॉइंट O। तो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय एनी एरिया
ठीक है, सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय एनी एरिया एट एनी पॉइंट ओ। ठीक है, ये किसका मतलब क्या हुआ वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए एरिया का मतलब क्या हुआ है, सॉलिड एंगल है वो किसी एरिया के कारण सबटेंड होता है, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, इसका ये 3D फिगर में बना रहा हूं आप लोगों का। ये आपका सॉलिड एंगल होगा जो ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है किसी एरिया से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये फिगर बना के। ठीक है, ये फिगर में देखिए आप, दिस इज द न्यू फिगर जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ से देखिए जो एरिया है ना बहुत सारे, ये एरिया, ये एरिया, या फिर इस एरिया की बात कर ली जाए, ये सारे के सारे इस पॉइंट ओ पे सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस जो इन सॉलिड एंगल्स को जनरेट कर रही है, ये एक 3D एंगल है। ये 3D विजुअलाइजेशन आप लोगों को होना चाहिए। जैसे ये 2D में ये फॉर्म होता है ना, ये दो लाइंस के बीच में, वैसी जो ये कोन निकल के जा रही है, राइट, ये बहुत सारे जनरेटर्स हैं, इनको मैं, इन लाइंस को मैं जनरेटर्स बोलता हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी लाइंस जनरेटर हैं। जैसे ये भी जनरेटर है, ये लाइन जनरेटर है, ये लाइन जनरेटर है, ये लाइन जनरेटर है। ये सारी जनरेटर्स हैं जो इस एरिया को इस पॉइंट ओ तक एक एंगल सबटेंड करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस एरिया का इस पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करने के लिए इस्तेमाल हो रही है ये सारी जनरेटर्स। ठीक है, तो ये एक 3D एंगल है किसी एरिया का किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक कोन टाइप का बन जाता है, और इन कोन के बीच में जो ये एंगल सबटेंड होता है, इसी को मैं सॉलिड एंगल बोलता हूँ। तो इट इज अ 3D एंगल, राइट। तो इट्स अ 3D एंगल, जो कोई भी एरिया किसी भी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करता है, 3D एंगल, विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ द लाइंस, राइट। और वो लाइंस जो है वो एक कोन की शेप का फॉर्म लेती हैं, और उन्हीं लाइंस को जो जिसकी मदद से इस पॉइंट ओ पे ये एरिया एक एंगल सबटेंड कर पा रहा है, उसको मैं सॉलिड एंगल बोलता हूँ, राइट। तो हम लोगों ने सॉलिड एंगल की फील ले ली और उसको प्लेन एंगल से कंपेयर करके भी देखा कि एक्चुअल में सॉलिड एंगल है क्या। ठीक है, प्लेन एंगल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कि ये लाइन की मदद से फॉर्म होते हैं, और सॉलिड एंगल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कि ये एरिया की मदद से फॉर्म होते हैं किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, वो एंगल एक एरिया सबटेंड करता है किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, और जो किन लाइंस के बीच में ये एंगल्स का स्पेस होता है उसको मैं जनरेटर्स बोलता हूँ। ठीक है, ये सारी लाइंस को मैं जनरेटर्स बोलूंगा, और इन्हीं के बीच में ये सॉलिड एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच में फॉर्म होते थे। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने ले ली सॉलिड एंगल्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल के मेजरमेंट से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्लेन एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, राइट। इस बारे में भी आप लोगों को पता है कि कोई भी प्लेन एंगल है, सपोज ये ओ पॉइंट पे ये दो लाइंस है, राइट, इसको लाइन में ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। ओ ए एंड ओ बी आर फॉर्मिंग एन एंगल एट पॉइंट ओ, राइट। ये दो लाइन है जो ओ पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म हो रही है, राइट। इनके बीच का स्पेस को ही तो मैं एंगल बोलता हूँ। ये एक एंगल है जो यहाँ पे ओ ए और ओ बी फॉर्म कर रही है। तो इसको नापने का बस एक ही यूनिवर्सल तरीका है कि मैं ओ पॉइंट को सेंटर मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ओ पॉइंट को सेंटर मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, और उस सर्कल की इस लेंथ को एल बोलता हूँ जो इन दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट हुई है, राइट। उस सर्कल की इस लेंथ को जो इन दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट हुई है, इनको एल बोल देता हूँ। और जो थीटा है, राइट, ये एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा L अपॉन रेडियस R। ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। यहां से आप देख सकते हैं, तो किसी भी रेडियस का आप सर्कल बना सकते हैं, राइट। बचपन में हम लोग ज्योमेट्री में भी इस चीज का यूज करते थे। ठीक है, ज्योमेट्री में भी हम लोग इस चीज का यूज करते थे, एक सर्कल बना लेते थे और इस आर की लेंथ निकाल लेते थे और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल कर देते थे, तो हमें ये एंगल मिल जाता था। ठीक है, अब ये ऐसा करने से एंगल क्यों आता है इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग सॉलिड एंगल के मेजरमेंट का तरीका सीख लेते हैं। देखिए, सॉलिड एंगल मुझे पता है कि किसी एरिया ने सबटेंड किया है उस सॉलिड एंगल को। ठीक है, तो अगर किसी एरिया ने उस सॉलिड एंगल को सबटेंड किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उस पॉइंट को ओ, जो इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड हुआ है, उस पॉइंट को सेंटर मानता हुआ, राइट, उस पॉइंट को सेंटर मानता हुआ मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा, राइट। यहाँ पे ये एक स्फीयर है, क्योंकि हम लोग 3D में बात कर रहे हैं तो सर्कल नहीं, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा। और जो एरिया, जैसे यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है आर रेडियस का, ये वाला स्फीयर, ठीक है, या तो फिर इसको आप आर रेडियस बोल दीजिए, किसी को भी आर रेडियस बोल दीजिए। ठीक है, तो जो एरिया इस सॉलिड एंगल के कोन का जनरेटर
ठीक है। इस सॉलिड एंगल के कोन का जनरेटर जो एरिया इंटरसेक्ट करेगा, राइट, जो एरिया कट करेगा, उस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को मैं सॉलिड एंगल बोल देता हूँ। ठीक है, फिर से समझिएगा, जिस भी पॉइंट ओ पे आप सॉलिड एंगल नाप रहे हैं, चाहे आप इस एरिया का नापें या इस एरिया का नापें, ये जनरेटर तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, जनरेटर सेम रहेंगी। तो मैं किसी भी रेडियस आर का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं और उस रेडियस आर का स्फीयर, ये सॉलिड एंगल्स की जनरेटर जितना एरिया कट करेंगे, जितना भी सरफेस एरिया कट करेंगी, उसका एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को मैं सॉलिड एंगल बोल देता हूं। यहाँ पे लेंथ बाय आर यूज करता था क्या मैं थीटा निकालने के लिए, एक सर्कल का लेंथ बाय आर, यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यूज करूंगा। और ये जो सरफेस एरिया होगा वो जनरेटर से कट वाला सरफेस एरिया होगा, राइट। इस टाइप की एक, सपोज कोई एक कोन बनी है और यहां से मैंने एक स्फीयर काट दिया, स्फीयर, तो ये वाला जो एरिया इस कोन के बीच में, सपोज ये मेरी लाइन, मेरी जो उंगलियां हैं वो जनरेटर्स हैं उस कोन की, तो ये एक स्फीयर है, तो ये वाला एरिया जो इन जनरेटर्स के बीच में है, वो एरिया को मैं यूज करूंगा सॉलिड एंगल निकालने के लिए, एंड दैट एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज माय सॉलिड एंगल। करेक्ट। तो हम लोगों ने सॉलिड एंगल का मेजरमेंट सीख लिया, ठीक है, कि स्फीयर का जो एरिया है वो जनरेटर्स को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ स्फीयर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न जो उठ के आता है, एक जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये है कि वाई स्फीयर, सिर्फ और सिर्फ आप स्फीयर की बात क्यों करते हैं, स्फीयर में ऐसा क्या खास बात है, स्फीयर में ने ऐसा आपके लिए क्या कर लिया कि आप स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर देने से पहले मैं आपको प्लेन एंगल में ले जाना चाहूंगा, राइट। प्लेन एंगल में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इस पॉइंट पे जो हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं, जो ये दो लाइन बना रही है, उसको मैंने बताया कि ये जो थीटा है वो एल बाय आर होता है क्या, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ये क्यों होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्लेन एंगल में सर्कल का ही इस्तेमाल क्यों होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, सपोज आप दो लाइन लेते हैं जो डी थीटा एंगल सबटेंड करती है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो डी थीटा जो सबटेंड कर रही है, अगर इसको मैं आर लेंथ की लाइन बोल दूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिखता हूं एल परपेंडिकुलर बाय आर, ये डी थीटा एल परपेंडिकुलर बाय आर लिखता हूं मैं, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है इससे, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको मैं डीएल परपेंडिकुलर बोल देता हूं क्योंकि स्मॉल लेंथ है। ठीक है, तो डीएल परपेंडिकुलर बाय आर को ही मैं डी थीटा बोलता हूं, ये तो नॉर्मल चीज है, आप यहां से देख लीजिए, tan d theta is equals to dl perpendicular by r, राइट, ये आप बोल सकते हैं। और सिंस d थीटा इतना छोटा है जो आपकी आंखों को दिखेगा भी नहीं, वो इतना छोटा है d थीटा, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसको और छोटा कर दीजिए, उतना है d थीटा, तो फिर tan d थीटा को मैं लगभग d थीटा ही बोल देता हूँ, इट इज dl परपेंडिकुलर बाय r। तो जब मुझे d थीटा dl परपेंडिकुलर बाय r होता है, राइट, तो फिर मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कोई एक एंगल निकालना है, सपोज ये थीटा, पूरा का पूरा थीटा निकालना है, तो मैं यहां से एक डी थीटा बनाता हूं। देखिए यहां से मैंने एक डी थीटा बना लिया, ठीक है, और इसको डीएल बोल दिया। अब सर्कल ही एक ऐसा शेप है जिसमें आर वेक्टर के लिए ये डीएल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अरे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस वेक्टर इज नॉर्मल टू द टेंजेंट वेक्टर, जो रेडियस लाइन है वो उसके टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डीएल परपेंडिकुलर बाय आर में यहाँ पे अगर ये डी थीटा को बोलूं डीएल परपेंडिकुलर बाय आर, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो ये आर तो कांस्टेंट है इस सर्कल पे, और आर जो है वो हमेशा इस सरकमफेरेंस में जो डीएल बनेगा उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं बस इस सारे लेंथ को इंटीग्रेट कर दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में डीएल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर्कल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसका जो रेडियस वेक्टर है उससे जो टैंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसीलिए मैं इसको पूरा लेंथ कैलकुलेट करके एल बाय आर बोल देता हूं थीटा के लिए, इसीलिए मैं सर्कल का इस्तेमाल करता हूं, समझ में आया। एक्चुअली इसका जो स्मॉल एंगल था डी थीटा, उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए डीएल परपेंडिकुलर बाय आर का यूज करता था। तो जब मुझे पूरा थीटा कैलकुलेट करना है तो मुझे एक ऐसा शेप चाहिए जिसके रेडियस से हर जो डीएल लेंथ है वो परपेंडिकुलर हो, और मुझे पता चला वो तो सर्कल है, इसीलिए मैंने सर्कल का इस्तेमाल किया टोटल लेंथ बाय आर से। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्फीयर पे आते हैं।
कि भैया स्फीयर क्यों। ठीक है, अब आप देखिए इस जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, सॉलिड एंगल तो एरिया बनाता है, एंगल सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय एन एरिया, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक डीए एरिया होता है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ आप लोगों के लिए, बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो डी स्टेरेडियन डिफाइन होता है वो डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर से डिफाइन होता है, एंड हियर आर इज द रेडियस वेक्टर। आर क्या है, रेडियस वेक्टर है। देखिए यहां से ये आर इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है टू दिस एरिया, ठीक है, ये आर एक रेडियस वेक्टर है, और यहाँ पे जो एरिया सबटेंड कर रहा है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एरिया देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये आपका इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ एरिया। अब आप देखिए ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर मैंने आपको दिखाया है रेडियस वेक्टर है ये, ठीक है। अब इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, तब मैं बोलूंगा ये डी स्टेरेडियन आया मेरा, ठीक है, डी स्टेरेडियन, या फिर इसको मैं डी ओमेगा बोल देता हूं। जो सॉलिड एंगल है उसका रिप्रेजेंटेशन ओमेगा से होता है, ठीक है, और ओमेगा का साइन आप लोगों को पता है ये होता है, राइट। तो इसको मैं डी ओमेगा बोलूंगा इस सॉलिड एंगल को, कब, जब डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। प्लेन एंगल में मैंने क्या किया था, डीएल परपेंडिकुलर बाय आर, तो यहाँ पे मैं डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर का यूज करूंगा। बट ये एरिया तो परपेंडिकुलर है नहीं, अरे ये एरिया परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर तो ऐसा है। ये एरिया इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होता, जब ये नॉर्मल वेक्टर इस रेडियस वेक्टर के कोइंसाइड करता। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नॉर्मल वेक्टर इस रेडियस वेक्टर के कोइंसाइड करता तो रेडियस वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर ही बन जाता, और रेडियस वेक्टर नॉर्मल वेक्टर बन जाता तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। तो इसका हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर एरिया बनेगा ना वो कुछ ये वाला बनेगा, ब्लू पार्ट, ये परपेंडिकुलर एरिया बनेगा, ठीक है। तो इस एरिया का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसी को मैं फाई बोलता हूं, राइट। इन दो के बीच का जो एंगल है वही इन दो के बीच का एंगल है, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स में, आप लोगों को हमेशा ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला डी ओमेगा निकालने के लिए मुझे डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और इस एरिया का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ये एरिया होगा, राइट। तो इस एरिया के मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल ये वेक्टर डिफाइन किया और बोला ये नॉर्मल वेक्टर जब इस रेडियस वेक्टर के अलोंग हो जाएगा तब ये एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अरे नॉर्मल वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए तो रेडियस वेक्टर ही नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा, और रेडियस वेक्टर नॉर्मल वेक्टर हो गया मतलब रेडियस जो है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर हो गया। तो अब आप देखिए मैं क्या करता हूं, इस नॉर्मल वेक्टर को हटा के यहाँ पे डीए वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंस परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ध्यान रखिएगा, आज के बाद से हमेशा यूज करूंगा कि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी उस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डिफाइन होता है, राइट। एरिया जो वेक्टर होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हम लोग एज्यूम करते हैं। तो डीए वेक्टर जो एरिया वेक्टर हमेशा हम लोग डिफाइन करेंगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम इट्स सरफेस। ये हम लोग कन्वेंशन मान के चलते हैं। तो इस डीए वेक्टर में हम लोग अलोंग नॉर्मल बनाते हैं क्या, तो इसकी डायरेक्शन भी हो गई और डीए इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड था वो डीए हो गया। अब मैं इसको इसके अलोंग कर देता हूँ, राइट, इस नॉर्मल को इस रेडियस वेक्टर के अलोंग करता हूँ, तो डीए परपेंडिकुलर मैं डीए वेक्टर डॉट आर कैप बोल दूं क्या, अरे हाँ, डॉट प्रोडक्ट हम लोग कब यूज करते हैं, किसी वेक्टर का किसी के अलोंग कंपोनेंट यूज करने के लिए, ठीक है। तो आर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उससे मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट कर लूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डीए का मैग्नीट्यूड कॉस फाई आ जाएगी, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड दिस डीए मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 होता है, इसलिए मैं डीए कॉस फाई लिख दिया। किसी भी वेक्टर का किसी के अलोंग कंपोनेंट जब हम लोगों को निकालना है तो उसके अलोंग उसका यूनिट वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, राइट। ये वेक्टर्स में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा वेक्टर्स लेक्चर उठा के देखिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 पे मैंने डॉट प्रोडक्ट
या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो डीए परपेंडिकुलर मैंने निकाल लिया, इट इज डीए डॉट आर कैप, और डीए वेक्टर को मैंने परपेंडिकुलरली आउटवर्ड साइन कन्वेंशन दिया है इस एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो अब आप देखिए डी ओमेगा डी पर ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्फीयर में अगर मैं एक स्फीयर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सारा जो डीए है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहां से अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, उसी डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, इस स्फीयर में बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां से जो भी डीए वेक्टर आप बनाएंगे, ठीक है, ये डीए वेक्टर और इसका जो रेडियस वेक्टर निकल के आएगा ये, ठीक है, और ये डीए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जो डीए होता है स्फीयर का कोई भी छोटा टुकड़ा लीजिए वो उसके रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ये स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं डी ओमेगा की बात करूं, उसको मैं डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया बनाने के लिए, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ओमेगा मेरे पास आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा कि रेडियस कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे जो भी आप डीए बनेगा आपका, ठीक है, उस पॉइंट पे रेडियस कांस्टेंट होगा, ये डीए के लिए भी। ठीक है, इस डीए के लिए भी रेडियस कांस्टेंट है तो रेडियस बाहर आ जाएगा और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वहां पे सर्कल हो रहा था, सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके सारे लेंथ उसके रेडियस से परपेंडिकुलर होते हैं, वैसी स्फीयर एक ऐसा शेप है जिसका सारा स्मॉल एरिया उस रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया यूज कर लेते हैं हमारा सॉलिड एंगल निकालने के लिए, क्योंकि वो सारी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस से, और रेडियस कांस्टेंट होके बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, और ए परपेंडिकुलर बाय आर होता है, और ए परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द सरफेस एरिया बिटवीन द जनरेटर्स और वो स्फीयर का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था सॉलिड एंगल के मेजरमेंट का। तो अब आप देखिए किसी भी एरिया का, कोई भी एरिया जो एंगल सबटेंड कर रहा है किसी पॉइंट पे, उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे? कोई भी एरिया है, ठीक है, ये किसी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल नहीं, ये इसका मैंने जनरेटर बना दिए सारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ओमेगा, ये अगर ये ओमेगा सबटेंड कर रहा है सॉलिड एंगल, तो इस ओमेगा को मुझे निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इस ओ पॉइंट को ओ लूंगा और एक आर रेडियस का स्फीयर बना दूंगा और इस स्फीयर को यहां से कटवा दूंगा ऐसे करके। अरे ठीक है क्या? बहुत आसान है। अरे सॉलिड एंगल निकालना बहुत आसान है। यहां से मैंने एक आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया इस तरह से, ये स्फीयर बन गया। अब ये स्फीयर इस जनरेटर को जहां जहां काट रहा है उस पार्ट का आप एरिया निकाल लीजिए और सॉलिड एंगल को बोल दीजिए एरिया बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या बोला? ये सरफेस एरिया निकाल लीजिए स्फीयर का, ये सरफेस एरिया जो कट हुआ होगा इस जनरेटर से, ये सरफेस एरिया आप निकाल लीजिए और वो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आराम से सॉलिड एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि सॉलिड एंगल किस तरह से निकाला जाता है। राइट, अब आप यहां से इस जनरेटर, जो ये जनरेटर बनी है, इसको एक्सटेंड करते रहिए और कुछ भी एरिया डाल दीजिए इसके बीच में, सबका सॉलिड एंगल वही होगा इस जनरेटर के बीच में। ठीक है, तो एक बार जनरेटर्स बन गई तो उनका सॉलिड एंगल कांस्टेंट होगा। राइट, तो इस तरह से सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है और इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है क्या? अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंगल देखते हैं कि सॉलिड एंगल्स की कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे हमारे गॉस लॉ में। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं सबसे लास्ट में डील करूंगा, जो पहली प्रॉपर्टी है। मैं दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट आउटसाइड इज जीरो। और दूसरी प्रॉपर्टी है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इनसाइड इट्स 4 पाई। ठीक है, अरे होगा ही 4 पाई। प्लेन एंगल में क्या होता था? 2 पाई होता था। अरे 2 पाई तो होता था प्लेन एंगल में। अगर एक क्लोज कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये क्लोज बॉडी इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 2 पाई।
अरे ये पूरा एंगल मिलाओगे ना, आप यहाँ से लेकर वापस यहीं पे आओगे और ये जाके वापस मिल जाएगी। इनिशिएटिंग पॉइंट ये होगा और ये पूरा मिल के आएगा तो ये 2 पाई होता है। वैसे ही अगर एक क्लोज्ड स्फेरिकल या फिर क्लोज्ड कोई भी 3D बॉडी, राइट, कोई भी 3D बॉडी क्लोज बॉडी है, वो किसी भी पॉइंट O पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 4 पाई एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जैसे देखिए, अगर कोई भी एक क्लोज बॉडी है, कोई भी क्लोज 3D बॉडी, ठीक है, वो इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो जनरेटर्स पूरी चारों तरफ जाएंगे क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना दूंगा और स्फीयर का ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या मेरे को, क्योंकि जनरेटर्स चारों तरफ जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए, चारों दिशाओं में हर तरफ जनरेटर्स जा रहे हैं, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, राइट। इमेजिन करके देखिए, कोई भी एक क्लोज बॉडी है, अंदर में कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो मैं एक स्फीयर बना दूंगा और वो स्फीयर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी क्लोज बॉडी के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करूंगा तो मेरे को वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओमेगा फॉर क्लोज बॉडी मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो किसी भी सॉलिड बॉडी जो है वो सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करती है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, कोई भी क्लोज सॉलिड बॉडी, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं एक स्फीयर बना दूंगा आर रेडियस का और वो पूरा पार्ट कवर कर लेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इनसाइड इट इज 4 पाई। अब सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट आउटसाइड इज 0। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, ये सब जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रही चीजें तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये सब आप लोगों को समझाने के लिए, राइट। ये सब कोई बताया नहीं जाता, बोलता है कि रट ली ये सब चीज रटवा देते हैं। रीजंस ये सब चीज के नहीं बताए जाते कहीं भी, कहीं भी। तो देखिए इस चीज को कैसे प्रूफ करते हैं कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट आउटसाइड इज 0। अगर जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो मैं अभी जो बात बताऊंगा कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज बॉडी आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम दिस बॉडी एट एनी पॉइंट इज 0, ये समझ नहीं आएगा तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लोज बॉडी है, ठीक है, ये क्लोज बॉडी है। अब मैं क्या करता हूं कि आउटसाइड पॉइंट पे इस क्लोज बॉडी का सबटेंडेड एंगल 0 होगा, तो मैं तो डी ओमेगा निकालूंगा, ठीक है, डी ओमेगा डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं इस पॉइंट पे एक जनरेटर बनाता हूं जिससे मुझे डी ओमेगा पता चल जाए। ये बन गया मेरे जनरेटर्स, ठीक है। ऐसे 3D जनरेटर्स बनेंगे, बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी। तो इस पॉइंट पे मुझे डी ओमेगा निकालना, करेक्ट। तो अब आप देखिए ये जो डी ए परपेंडिकुलर होगा, ये डी ए, ये एक डी है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा क्या? पर इसका रेडियस वेक्टर तो कुछ और है। रेडियस वेक्टर कौन सा है? ये वाला, ठीक है क्या? ये आपका रेडियस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रेडियस वेक्टर और डी ए परपेंडिकुलर ये है। मैंने हमेशा बोला था कि जो डी ए वेक्टर है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लिया जाता है क्या, और ये इसका डी ए वेक्टर यहाँ पे आएगा जिसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये डी ए वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर ये और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये। अब आप देखिए ये डी ओमेगा बोल दूंगे इस पार्ट को मैं, ये आपका डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए परपेंडिकुलर आर कैप, ये वाला यूज करूंगा क्या मैं, डी ए वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय ये लेंथ आर वन लेंथ, ये आर वन लेंथ बोल देता हूं, आर वन स्क्वायर, ठीक है क्या? ये होगा तो डी ओमेगा आ गया। अब मैं इस चीज को अगर इंटीग्रेट कर देता हूं ओमेगा निकालने के लिए, पूरा सबटेंडेड एंगल ओमेगा निकालने के लिए, तो देखिए जब ये इंटीग्रेट हो रहा होगा तो ये इस पॉइंट पे भी पहुंचेगा इंटीग्रेट होते होते, और इस पॉइंट पे जब ये आएगा तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे समेशन कर रहा हूं मैं, डी ए वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर, ऐसे करके सारे पार्ट समेशन हो रहे हैं हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे सारे जनरेटर्स बनेंगे, प्लस होते होते यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा जो होगा डी ए वेक्टर डॉट आर कैप
डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। अब आप देखिए ये दोनों पार्ट सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये दोनों पार्ट सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं क्योंकि सेम जनरेटर से फॉर्म है। मैंने आपको बताया है सेम जनरेटर्स के बीच में कुछ भी एरिया डाल दीजिए आप, सॉलिड एंगल तो सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डीए वेक्टर डॉट आर कैप, ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में। यहाँ पे ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर कैप, और डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू आएगा माइनस डी ओमेगा और इसका वैल्यू आएगा प्लस डी ओमेगा, और ये हमेशा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी जनरेटर्स बना लीजिए, जब उसको आप ऐड करेंगे, सपोज इस पॉइंट पे आप एक जनरेटर्स बनाते हैं, ठीक है, डी ओमेगा निकालने के लिए कितने भी जनरेटर्स बना लीजिए, जब आप उसको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट हमेशा इस वाले पार्ट से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट देखिए इसका डीए परपेंडिकुलर ऐसा है और आर वेक्टर भी इसमें कुछ ऐसा ही जाएगा इस डायरेक्शन में, ये आर वेक्टर कैप जाएगा, ये पॉजिटिव देगा, इसका डीए परपेंडिकुलर ऐसा है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव देगा। और सिंस ये दोनों का, ये वाले का अगर मैं DA1 डॉट आर कैप बोलूं डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ठीक है, और इसका मैं DA1 डॉट DA2, ठीक है, इसको DA2 बोलिए, DA1 डॉट आर कैप बोलूं इसको मैं DA1 डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, ये दोनों डी ओमेगा ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे फॉर्म करेंगे क्योंकि सेम एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बस साइन ऑपोजिट होगा, इसका माइनस डी ओमेगा होगा और इसका प्लस डी ओमेगा होगा, राइट, ये वाला है की पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्शन बनेंगे उसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए टोटल इसका समेशन 0 आएगा जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो राइट। तो ये था कंसेप्ट कि सॉलिड एंगल जो है किसी क्लोज बॉडी का आउटसाइड इट पॉइंट कैसे 0 होता है, राइट, ये इसकी बेसिक फील थी। क्योंकि एक पार्ट इसका ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, कहाँ गया, ये वाला पार्ट हमेशा इस वाले पार्ट को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का सॉलिड एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट पे, बिकॉज इट इज बिटवीन सेम जनरेटर्स बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है, तो इनका जो एल्जेब्राइक साइन है वो ऑपोजिट है, इसलिए हमेशा सारे सरफेस एरिया का, ये पूरे के पूरे सरफेस एरिया का सॉलिड एंगल जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हर पार्ट उसके डायगोनली अपोजिट पार्ट के कारण कैंसल आउट हो जाएगा और वो नेट सॉलिड एंगल 0 आएगा, राइट। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है, ये 3 प्रॉपर्टीज बस आप लोगों को याद हो गई तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉलिड एंगल का चैप्टर। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी बस बच गई बतानी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना रखा। देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन है बस, और कुछ नहीं है। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इट इज सबटेंडिंग अ सॉलिड एंगल हियर विच इज नोन एज ओमेगा, उसकी वैल्यू ओमेगा है मान लेते हैं, ठीक है, और इसका जो प्लेन एंगल है इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर वाली ये जो लाइन है जो इस कोण के सेंटर में गई है, इस कोण के सेंटर में, उससे ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल इसका अल्फा है। तो सॉलिड एंगल और इस प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है, इट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये कैसे आया, अरे ये कैसे आया, कुछ नहीं करना है मेरे को, तो अरे मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं तो एक स्फीयर बना लूंगा, ठीक है, यहां पे मैं एक स्फीयर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे स्फीयर बनाया जो इस सारे प्रोजेक्शन को, इस सारे चीज को जो कट कर रहा था, ठीक है, स्फीयर ऐसा बना दिया, ये एक स्फीयर बना दिया मैंने जो इस सारे जो जनरेटर्स हैं उनको कट कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसका सरफेस एरिया निकाल लूंगा, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है, और वो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, में ये आर रेडियस लेके स्फीयर बनाया यहाँ पे, ये आर रेडियस लेके डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा बोल दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मन नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे स्फीयर बना सकते हैं, ये स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है, और ये सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो उस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एंगल तो अल्फा यही रहेगा। तो बस आप लोगों को इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन वाले मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब मैं ये सेम फिगर को जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ये एंगल अल्फा
गिवन है, तो मुझे इसका सॉलिड एंगल बनाना था इस कोन का कि सॉलिड एंगल कितना होगा इन जनरेटर्स के बीच में। तो इसी फिगर को मैंने यहाँ पे दो तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये एंगल को अगर मैं अल्फा बोल दूं, दिस एंगल इज अल्फा, राइट, और मुझे निकालना है ये सॉलिड एंगल 3D एंगल ओमेगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने बोला था ये 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा होती है। कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या किया, ये जो कोण दिया रहा था यहां से ओ पॉइंट को सेंटर मानता हुआ ये एक रेडियस आर का स्फीयर बना दिया, आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर बना दिया। यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला वो पॉइंट है, और एक कोण जो ऊपर गिवन है वो ये वाली कोण है, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल था, ये वाला जो सर्कल वो ये वाला सर्कल है, ठीक है। और आप देखिए मैंने एक इस स्फीयर को ड्रॉ किया है, इस स्फीयर को, और इसका रेडियस कितना था? ये रेडियस का स्फीयर है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इस रेडियस का स्फीयर है, और मुझे एरिया कौन सा निकालना है? आप ये वाला एरिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, और इस एरिया बाय आर स्क्वायर कर दूं तो मुझे सॉलिड एंगल मिल जाएगा, एरिया बाय आर स्क्वायर। ये एरिया मुझे अल्फा के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करता, मैं इसके सारे एरियाज को एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेके, डिफरेंशियल एरिया ले लेके ऐड कर दूंगा। वो डिफरेंशियल एरिया कैसे लूंगा आप देखिए, ये वाला जो फिगर है, इसी फिगर में मैं यहां से इसके सेंटर से, ये वाली जो सेंटर लाइन है वो इस स्फीयर के यहाँ पे मीट करेगी, जस्ट बीचों बीच इस पॉइंट पे। तो मैं ऐसे एक सर्कुलर एरिया लूंगा, ठीक है, जिसकी थिकनेस आर डी थीटा होगी। आर डी थीटा कैसे होगी वो मैं बताता हूँ, और इस सर्कुलर एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, इस सर्कुलर एरिया को मैं थीटा के टर्म्स में लिखूंगा और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। देखिए ये सर्कुलर एरिया मैं यहाँ पे कैसे बनाता हूँ, देखिए अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। मैं एक यहाँ पे थीटा लेंथ पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लेता हूँ। सपोज दिस इज एन एंगल थीटा, आई एम टेकिंग अ डी थीटा एलिमेंट, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और यहां से ये एंगल जो है वो मैंने डी थीटा ले लिया। अब इसकी जो विड्थ हो जाएगी, ये वाली विड्थ, वो कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा, क्योंकि ये पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक लेंथ आर है, तो इसकी विड्थ हो जाएगी आर डी थीटा। मतलब इस स्फीयर में ये वाली विड्थ हो गई आर डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसका बस एक रेडियस निकालना है, इसका रेडियस कितना होगा, तो मैं इसके सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस आर डी थीटा से वो डीए लिख दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए डीए इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ डिफरेंशियल सर्कल, ठीक है, जो मैं डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हूं उसका सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, क्या मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, बहुत आसानी से, ठीक है। अब उसका जो सरकमफरेंस निकालने के लिए मैं इसका रेडियस निकालूं, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये जो मैंने यहां से आप लोगों को बताया, इसका रेडियस ये वाला होगा आर, ये रेडियस मैं यहां से निकाल सकता हूं। देखिए ये वैल्यू होगी उस रेडियस की, आर साइन थीटा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, मैंने इसलिए आपको दोनों वे से बताया है, राइट, यहां से साइड व्यू बताया है और फ्रंट व्यू है ये वाला, ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला आर साइन थीटा, ठीक है। यहीं से वो सर्कल निकल के आएगा, वो वाला डिफरेंशियल सर्कल, ये सर्कल बन गया देखिए आर साइन थीटा का, ठीक है। तो यहां से देखिए ये लेंथ आर थी, इसको मैं अगर ओ बोलूं और इस पॉइंट को ए बोलूं, तो ओ ए की वैल्यू आर थी, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया इसके मिड पॉइंट पे, तो ये वैल्यू आर साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सरकमफरेंस में लिख देता हूं 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा इज इक्वल्स टू डी ए। इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से अल्फा तक, ठीक है, ये 0 इस पॉइंट से अल्फा तक, यहां तक, तो ये मेरे को वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल होगा 0 से अल्फा तक, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, लिमिट डालूंगा 0 से अल्फा तक, तो मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू आपने बताई कितनी होंगी, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता है, द एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस 1 आएगा यहां से, तो 1 माइनस साइन बाहर अंदर ले जाता हूं, 1 माइनस कॉस अल्फा, ये आपके पास एरिया आ गया।
और एरिया बाय आर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से आप आर स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2.1 माइनस कॉस अल्फा होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस चीज को डिराइव कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअलाइजेशन करके साइड व्यू भी बताया, इसका 3D व्यू, और यहाँ से 2D में इसको कैलकुलेट करना भी सिखाया। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी जनरेटर्स का अगर आपके पास प्लेन एंगल होगा उसके सेंटर से, हाफ एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लेन एंगल उसके सेंटर से अगर होगा उस जनरेटर कोण का अल्फा, तो आप उसका सॉलिड एंगल बता सकते हैं। और इसका बहुत यूज आने वाला है आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी। ठीक है, थोड़ा सा आप ओलंपियाड लेवल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस कंसेप्ट का यूज आएगा कि 2π/1 माइनस कॉस अल्फा इस का सॉलिड एंगल हम लोग निकाल सकते हैं जनरेटर कोण से के प्लेन एंगल से। जनरेटर कोण के प्लेन एंगल से हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी कवर होती है। तीनों प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। तो आज का सॉलिड एंगल का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपको सॉलिड एंगल की सारी बातें बताई, जितनी बातें हो सकती थी, जितनी बातें सॉलिड एंगल में छिपी हुई है, वो सारी मैंने आज अनकवर कर दी। राइट, सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, मेरे मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, जो टेलीग्राम के लिंक नीचे शेयर्ड है वहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो, क्योंकि यही मेरा एक मोटिवेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।